हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल रहा कि वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले क्रमशः 2 गुणे 10 पर पावर माइनस 7 कूलम तथा 3 गुणे 10 पर पावर माइनस 7 कूलम आवेश है। दोनों गोले पर आवेश इतना और इतना है, तो इनके बीच कितना बल होगा, इनके बीच कितना बल होगा, बल का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले जो जो दिया है उसे हम लिख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का नियम होता है कि आप जिस भी क्वेश्चन को लगा रहे हैं तो उसमें क्या क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है उसे लिख लेना। इससे हमें सवाल लगाते समय कोई त्रुटि नहीं होगी सवाल में, और हम सरलता से क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं पहले यहाँ पर। सबसे पहले हमारा यहाँ पर दिया है, क्या क्या दिया गया, ये दिया गया है कि एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे दो छोटे छोटे आवेशित गोले, मतलब गोलों के बीच की दूरी हमें दिए दिया गया है, आवेशित गोलों के बीच की दूरी दे दिया गया है। तो लिख लेंगे यहाँ पर दिया है हमारा आवेशों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा 30 सीएम दिया गया है। सीएम मतलब सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन लगाते समय सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करकर ही लगाते हैं, तो इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसमें 100 से भाग हो जाएगा। तो 30 में 100 से भाग देंगे तो हमारा 0.3 मीटर आएगा। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, आवेशित गोलों पर क्रमशः इतना तथा इतना आवेश है, मतलब पहला गोला पर इतना आवेश है जबकि दूसरा गोला पर इतना आवेश है। तो चलिए इसे भी मान लेते हैं, पहले गोले पर आवेश, गोले पर आवेश, इसे हम मान लेंगे Q1। तो Q1 बराबर हमारा हो जाएगा 2 गुणे 10 का पावर माइनस 7 कुलाम हो गया। और Q2 बराबर हमारा हो जाएगा, ये क्या है, तो दूसरे गोले पर आवेश, दूसरे गोले पर आवेश Q2 बराबर हमारा 3 गुणे 10 पर पावर माइनस 7 कुलाम। अब दूरी भी पता चल गया और Q1 Q2 का मान भी पता चल गया। अब इनके बीच का बल निकालना है। यहाँ पर बल यफ, यह बराबर हमें ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हम कूलाम का नियम के प्रयोग करेंगे, और कूलाम के नियम से दो आवेशों के बीच की बल को ज्ञात किया जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि, अब चलेंगे किससे, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार। तो कूलाम का नियम क्या होता है, यह हमारा फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल है, तो इससे हमें कूलाम का नियम क्या होता है। तो कूलाम के नियम से दो आवेशों के बीच बल को ज्ञात किया जाता है। तो यह बराबर हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। अब चलिए इन सभी का इसमें मान पुट कर देंगे और कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कितना मान होता है, तो इसका मान 9 गुणे 10 पे पावर 9 होता है। अब Q1 का मान रखेंगे तो इंटू 2 गुणे 10 पे पावर माइनस 7 इंटू ये हमारा Q1 Q2 होता है। तो Q2 का मान रखेंगे तो 3 गुणे 10 पे पावर माइनस 7 कुलाम। अब बटा में आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मान रखेंगे तो 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसे आगे हल करते हैं। तो आगे हल करेंगे इसे, तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले तो ये देख रहे हैं 9 है और 2 है और 3 है, तो इसका आपस में गुणा कर देंगे। तो 9 दूना 18, 18 तिया हमारा 54 हो जाएगा। तो यह बराबर यहाँ पर 54 हो गया। अब इंटू, अब देखिए यहाँ पर 10 के पावर 9 है और यहाँ पर 10 का पावर माइनस 7 है, यहाँ पर भी माइनस 7 है, तो गुणा में पावर आपस में जुड़ता है। तो माइनस 7 जुटेगा तो ये हमारा -14 हो जाएगा। -14 हो गया। अब देखिए यहाँ पर +9 है, तो ये +9 हो गया। अब इसको आपस में जोड़ देंगे तो -5 आएगा। तो यहाँ पर 10 के पावर -5 आ गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, आर का स्क्वायर, तो 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मान हमारा आ जाएगा 0.09। 0.3 में 0.3 का 2 बार आपस में गुणा करेंगे तो 0.09 आएगा। इसे हल करेंगे, देखिए इसे हल करेंगे, तो इसे हल करने के लिए दशमलव हटाने के लिए यहाँ नीचे हमारा 2 अंक पर दशमलव है, तो ऊपर भी 100 से गुणा करेंगे और नीचे भी 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम 100 से गुणा कर दिए नीचे, और इंटू यहाँ पर ऊपर भी 100 से गुणा कर दिए और नीचे भी 100 से गुणा कर दिए। अब देखिए इसे कैसे हल करेंगे। अब 2 को 0 से ही हमारा ये 2 अंक पर दशमलव है तो ये हट जाएगा, तो अर्थात केवल 9 बचेगा। तो यह बराबर हमारा बचेगा 54 गुणे 10 के घाते। अब देखिए 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के घाते 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा 10 के घाते -5 गुणे 10 के घाते 2, इसे भी गुणा में पावर जुटेगा
तो इस प्रकार -5 और +2 को जोड़ेंगे तो -3 आएगा। तो इसे हम यहाँ पर -3 लिखेंगे और बटा में हमारा हो जाएगा 9। ये तो हमारा 54 है ही। अब 9 से 54 को काट देंगे तो हमारा 6 × 10⁻³ इतना न्यूटन का हमारा बल लगेगा। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। 6 × 10⁻³ न्यूटन का बल लगेगा इन दोनों आवेशों के बीच। 6 × 10⁻³ न्यूटन का बल लगेगा। अब चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ पर रहा। दूसरा प्रश्न कि 2 माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेमी किनारे वाले किसी घनीय गैसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा? नेट फ्लक्स पूछ रहा है यहाँ पर, अर्थात यह हमारा जो गॉस का प्रमेय है उस पर यह क्वेश्चन लगेगा। और यहाँ पर कुल नेट फ्लक्स मतलब कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा उसका हमें मान की गणना करना है। तो देखिए पहले इसे ध्यान से पढ़िए। ये कह रहा है कि हमारा 2 माइक्रोकुलाम का कोई एक बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेमी किनारे वाले घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। अर्थात यह हमारे 9 सेमी यह क्या दिया है? यह तो 2 माइक्रोकुलाम हमारा आवेश दे दिया और यहाँ पर 9 सेमी किनारे वाले किसी घनीय गैसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। अर्थात जो हमारा घनीय पृष्ठ कह रहा है, तो जो घन है वो घन का हमारा भुजा दिया गया है 9 सेंटीमीटर कि 9 सेंटीमीटर वाले घन के केंद्र पर 2 माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश स्थित है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले एक यहाँ पर घनीय गौसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। तो इसे इस प्रकार बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर घन का आ रहा है तो घन के आकार का इसे इस प्रकार बनाएंगे। अब इसको बीचों बीच यहाँ से पाई खींचेंगे। अब इस प्रकार बनाएंगे इसे। अब इस प्रकार डैश डैश कर इसे मिला देंगे जो कि हमारा एक घन बन जाएगा। घन बन गया। अब कह रहा है यहाँ पर कि 9 सेमी किनारे वाले किसी घनीय गौसीय पृष्ठ, ये हमारा चारों ओर से घिरा है तो ये भी एक इस पर भी गॉस का प्रमेय लागू होगा। तो इसका भुजा है वो 9 सेंटीमीटर है। सभी भुजा 9 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि 2 माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश इसके केंद्र पर स्थित है, गौसियन पृष्ठ के केंद्र पर। अर्थात यहाँ पर हमारा 2 माइक्रोकुलाम का एक बिंदु आवेश स्थित हो गया। अब देखिए, तो अब कह रहा है कि इस जो घनीय गौसियन पृष्ठ है इससे घिरे कुल आवेश का हमें नेट फ्लक्स का हमें कुल मान ज्ञात करना है। तो चलिए आइए सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है और क्या क्या हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए 2 माइक्रोकुलाम ये हमारे आवेश का मान दिया गया है। तो आवेश का मान दिया गया है यहाँ पर क्यू का मान 2 माइक्रोकुलाम। 0 से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए ये हमारा माइक्रोकुलाम में दिया गया है और प्रश्न लगाते समय हम इसे माइक्रोकुलाम से कुलाम में बदलकर हल करेंगे। तो देखिए 2 × माइक्रोकुलाम को हटाएंगे तो हमारा एक माइक्रोकुलाम बराबर हमारा 10⁻⁶ कुलाम होता है। तो इससे 10⁻⁶ को गुणा कर देंगे तो ये हमारा कुलाम में चेंज हो गया। अब क्या दिया गया है? अब दिया गया है कि 9 सेमी किनारे वाले किसी घनीय गौसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। तो 9 सेमी का है, 20 सेमी का है, 50 सेमी का है, कितना भी भुजा दिया गया है उससे हमें भुजा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने वाले फार्मूला में हमारा यहाँ पर पृष्ठ के लंबाई चौड़ाई मोटाई से कोई निर्भर नहीं पड़ता है उस पर। तो चलिए ये हमारा दे दिया गया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स नेट फ्लक्स फाई ई का हमें मान ज्ञात करना है। तो इसके बराबर हो गया हमारा वाट। तो अब हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि हमारा फाई ई बराबर एक फार्मूला होता है, फाई ई बराबर Q/F∠0। अब इसी फार्मूला का यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कुल फ्लक्स का। तो कुल फ्लक्स यहाँ पर फाई ई है तो इसका मान निकाल रहा है। तो फाई ई को जो का तो छोड़ेंगे और कुलाम इसका 2 × 10⁻⁶ कुलाम रख दिए। अब F∠0 का हमें यहाँ पर मान पता होना चाहिए। तो इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12। ये हम पहले ही अध्याय में पढ़ चुके हैं F∠0 का मान कुलाम के नियम में ही कि हमारा F∠0 का मान क्या होता है। यहाँ पर F∠0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कुलाम स्क्वायर होगा कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। चलिए अब इसे हल करते हैं। आगे हल करेंगे तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो इसमें इसे कटाना सोचेंगे। तो इसमें देखिए 2 अंक पर दशमलव है
और ये हमारा 2 अंक पर दशमलव कैसे हटेगा, सबसे पहले तो हमें इस बात की ध्यान देना है। और यहाँ पर हमारा जो है वो ऊपर हमारा 10 का पावर -6 है और नीचे हमारा 10 का पावर -12 है, दोनों माइनस में चिन्ह है, तो इसे हम कटा भी सकते हैं, आपस में कटा भी सकते हैं, या इसे इस प्रकार हल करेंगे कि ये माइनस में है तो ऊपर इसे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, तो 12 में ले 6 घट जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए इसे एक स्टेप आइए आगे हल ही कर लेते हैं, तो 2 गुणे 10 का पावर 6 हो जाएगा। अब बटा में यहाँ पर 8.85। अब कहेंगे ये 6 कैसे हो गया, तो देखिए यहाँ पर 10 का पावर -6 है, अब बटा में यहाँ पर 10 का पावर -12 है। अब देखिए दोनों में यहाँ पर घात माइनस में है, तो इसे या तो हम आपस में कटा देंगे, तो हमारा 1/10 के पावर -6 बच जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा तो 6 कम हो जाएगा, तो 10 के पावर -6। अब इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो 10 का पावर 6 होगा, माइनस से ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में 10 के पावर 6 हो जाएगा। या इस प्रकार भी इसे हल कर सकते हैं कि 10 का पावर -6 है और बटा में 10 का पावर -12 है, तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो 10 का पावर -6 इंटू 10 का पावर +12 हो जाएगा, तो आपस में जुड़ जाएगा तो 10 का पावर 6 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए ऊपर भी 100 से गुणा करेंगे, नीचे भी 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से ऊपर गुणा किए तो हमारा 200 हो जाएगा और बटा में यहाँ पर 885 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक से दशमलव हट जाएगा, इंटू 10 का पावर 6। इसे हल कर देंगे, हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो चलिए इसे काटते हैं, तो सबसे पहले इसे 5 से काटेंगे, 5 से, क्योंकि हमारा 5 से ऊपर भी कट जाएगा और नीचे भी 5 से इसे काटे और इसे भी 5 से काटे। देखिए यहाँ पर नीचे ही लिख लेता हूँ, 200 को 5 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 चौके 20 और 1 0, 40 बार में कट जाएगा 200। अब नीचे वाले को काटेंगे, 5 से काटेंगे तो एक बार हमारा जाएगा, एक बार तो 3 और 8 बजेगा, फिर 7 बार जाएगा तो 35 हो जाएगा, और 38 में 65 जाएगा तो 3 बचेगा और फिर 5 उतरेगा तो 177, ये हमारा 177 बार में कट जाएगा। और ये हो गया हमारा 440, ये 40 बार में कटा और ये हमारा 177 बार में कटा, इंटू 10 के पावर 6, ये हमारा ज्यों का त्यों हो गया। अब देखिए इसमें से हम, ये ऊपर वाला हमारा कम हो गया, तो अब 177 का हम इसमें भाग नहीं दे सकते, तो इसमें से एक जीरो लेंगे, 10 का पावर 6 है तो उसमें से एक जीरो को लेंगे, तो ये हमारा 400 अब बटा में 177 हो जाएगा, इंटू 10 का पावर अब 5 हो जाएगा। अब इसे भाग दे देंगे 400 में 177 का, तो हमारा आ जाएगा 2.25 गुणे 10 का पावर -10 का पावर 5, 10 का पावर 5, ये हमारा हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये हमारा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न अब रहा यहाँ पर, यह तीसरा प्रश्न रहा कि 5 गुणे 10 के पावर -8 कूलम तथा -3 गुणे 10 के पावर 8 कूलम, एक माइनस में है -8 है जबकि एक +8 है, कि दोनों आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव है, यहाँ पर वैद्युत विभव शून्य होगा, किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। एक आवेश ये दिया गया है और एक आवेश ये दिया गया है, और दोनों आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। अनंत पर विभव शून्य कीजिए। चलिए इसे हल करते हैं। देखिए पहले फिगर के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे, फिर लिखेंगे कि इसमें क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पर एक हमारा एक आवेश स्थित है, उस आवेश का मान है कि 5 गुणे 10 के पावर -8, ये हमारा कूलम का एक स्थित है आवेश। अब इससे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इससे हम 16 सेंटीमीटर यहाँ पर ले ले हैं, तो हमारा ये हो जाएगा यहाँ पर 16 सेंटीमीटर। तो इससे 16 सेंटीमीटर इसे मान लेते हैं ए पर स्थित है, जबकि इसे बी पर, तो यहाँ पर कितना स्थित है, तो -3 गुणे 10 पे पावर 8 कूलम इतना स्थित हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी हो गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है, तो अब क्या कह रहा है, तो दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। अब इन दोनों को जो ये रेखा मिला रही है ए बी, अब इसके किस बिंदु पर, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, किस बिंदु पर आवेश का मान, वैद्युत विभव का मान शून्य होगा। तो ये तो हमें पता नहीं है कि किस बिंदु पर मान शून्य होगा, तो हम अपने से ही मान लेंगे कि यहाँ पर हमारा बिंदु ओ पर जो है वो वैद्युत विभव शून्य होगा, और यहाँ से ए से ओ की दूरी यहाँ पर यक्स मान लेंगे कि यक्स दूरी पर हमारा बिंदु ओ पर वैद्युत विभव शून्य होगा। अब इसे हम यक्स मान लिए, ए से ओ तक यक्स मान लिए, और पूरा दूरी 16 है, तो 16 में से ये यक्स घट जाएगा, 16 माइनस यक्स, ओ से बी की दूरी 16 माइनस यक्स होगी,
यदि दोनों दूरी को आपस में जोड़ेंगे तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये फिगर हमारा रहा है। अब चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है, उसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, ये इसे पहला आवेश मान लेंगे, इसे दूसरा आवेश। तो Q1 बराबर 5 गुणे 10 के पावर -8 कुलाम हो गया। अब Q2 का हमारा मान दिया गया है, तो -3 गुणे 10 के पावर 8 कुलाम, ये हमारा दूसरा आवेश हो गया। अब इन दोनों के बीच की दूरी दिया गया है, दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर लिखेंगे आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर 16 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखिए, तो इन दोनों की आवेशों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर हो गया। तो अब हमें उस बिंदु का मान ज्ञात करना है जिस पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तो यहाँ पर ओ माने हैं, क्या माने हैं कि माना बिंदु ओ पर परिणामी विभव शून्य होगा, परिणामी विभव शून्य होगा। परिणामी विभव का है या वैद्युत विभव शून्य होगा, क्योंकि इन दोनों की सहायता से ही यहाँ पर वैद्युत विभव का मान निकालेंगे कि यहाँ पर ही शून्य होगा। तो इन दोनों का परिणामी ही निकाल रहे हैं, शून्य होगा, शून्य है या शून्य होगा। तो अब देखिए, पहले निकालेंगे कि ये आवेश हमारा ए बिंदु पर स्थित है, तो ये Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत विभव निकालेंगे। इसके लिए हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अब निकालेंगे बिंदु, ये हमारा Q2 आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत विभव, और ये हमारा V1 V2 से प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत विभव, इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है कि V बराबर हमारा 1/4πε0 इंटू K होता है, माध्यम दिया हो तो, और यहाँ पर Q/R। तो इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा Q1 का मान कितना है, यहाँ पर 5 गुणे 10 के पावर -8 कुलाम है। तो इसके कारण यहाँ पर वैद्युत विभव V1 बराबर हमारा हो जाएगा 1/4πε0 इंटू K। Q है, तो यहाँ पर Q1 का मान रखेंगे, तो 5 गुणे 10 के पावर -8 अब बटा में R का मान यहाँ पर देखिए 16 सेंटीमीटर नहीं रखेंगे, क्योंकि ये जो है आवेश 5 गुणे 10 पे पावर -8, इसके कारण हम बिंदु O पर यहाँ पर निकाल रहे हैं वैद्युत विभव। तो अब देखेंगे कि A से O के बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर एक सम मान चुके हैं पहले ही, देखिए यहाँ पर AO बराबर हम यक्स मान चुके हैं, और यहाँ पर OB बराबर यहाँ पर 16 - यक्स, और AB का मान यहाँ पर 16 सेंटीमीटर पहले से ही दिया गया है। तो यहाँ पर रखेंगे, तो हमारा AO का मान यहाँ पर यक्स है, इसे मान लेंगे समीकरण 1। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर निकालेंगे Q2 आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत विभव, लिखेंगे Q2 आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव। तो इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, इसे हम V2 से प्रदर्शित करेंगे। तो V2 बराबर हमारा हो जाएगा 1/4πε0 इंटू K। अब देखिए Q2/R हो जाएगा, तो Q2 का मान हमारा -3 गुणे 10 के पावर 8 है, अब बटा में R का मान यहाँ पर 16 - यक्स, R का मान है, इसे मान लेंगे समीकरण 2। तो अब देखिए हमारा समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 हो गया। अब बिंदु O पर, यहाँ पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो अब A के कारण भी, Q1 के कारण भी और Q2 के कारण बिंदु O पर हमारा कुल परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा, यहाँ पर लिखा लेंगे O पर कुल परिणामी वैद्युत विभव, ए पर हमारा कुल परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा, तो V1 + V2 बराबर 0 होता है। तो अब V1 और V2 का मान रखेंगे और हल करेंगे। तो यहाँ पर 1/4πε0, और यहाँ पर क्या है 5 गुणे 10 के पावर -8 अपन यक्स, अब प्लस 1/4πε0 इंटू K। अब यहाँ पर -3 गुणे 10 के पावर 8 अब बटा के 16 - यक्स बराबर 0। अब चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या क्या कॉमन है, यहाँ पर भी क्या है। तो देखिए इसमें से क्या क्या कॉमन है, दोनों में से पहले 1/4πε0 इंटू K हमारा कॉमन है, तो इसे कॉमन कर लेंगे 1/4πε0 इंटू K, इसे कॉमन कर लिए दोनों में से। तो अब हमारे यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए
5 गुणे 10⁻⁻8 बचा, अब बटा में यक्स। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा, तो प्लस और माइनस मिलकर हमारा -3 गुणे 10⁻8, अब बटा में हमारा यहाँ पर 16 माइनस यक्स। अब हमें इतना बराबर 0 प्राप्त हुआ। अब देखिए इसे आगे हम हल कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई में अब हो गया। अब ये हमारा गुणा में है, तो जब इसको हम बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो ये हमारा 0 के बटा में आ जाएगा, तो 0 के बटा में आ जाएगा, अर्थात इसका मान 0 हो गया, तो इसे हम हटा देंगे। अब हमारा बचा 5 गुणे, ये हमारा 5 है, 5 गुणे 10⁻⁻8 बटा में यक्स, और माइनस यहाँ पर 3 गुणे 10⁻8 अब बटा के 16 माइनस यक्स, इतना बराबर हमें 0 प्राप्त हुआ। अब देखिए ये हमारा माइनस में है, तो इसको बराबर के उस तरफ भेज देंगे, तो 5 गुणे 10⁻⁻8 बटा में यक्स बराबर 3 गुणे 10⁻8 बटा के 16 माइनस यक्स हो गया। अब इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 16 माइनस यक्स का इधर गुणा हो जाएगा और यक्स का इसमें गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा देखिए 16 माइनस यक्स इंटू यहाँ पर 5 इंटू 10⁻⁻8 बराबर यहाँ पर 3 गुणे 10⁻8 इंटू यक्स हो जाएगा। अब देखिए इस 10 को हम इधर लाएंगे, इस तरफ लाएंगे, यहाँ पर ये हमारा मल्टीप्लाई में, इसे नीचे लाएंगे तो हमारा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 माइनस यक्स इंटू 5 बराबर 3 गुणे 10⁻8 इंटू यक्स बटा में 10⁻8 हो गया, -8 हो गया, -8 है तो -8 ही होगा। अब इसे ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए इसका हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो 16 5 हमारा 80 हो जाएगा, अब -5x बराबर इसमें गुणा हो जाएगा यक्स में 3 का, तो 3x इंटू हमारा ये आपस में जुड़ जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 8 8 16 हो जाएगा, तो 10⁻16 10⁻16 हो गया। अब देखिए इतना हो गया। यहाँ पर दोस्तों हमारा घात जुटेगा नहीं, क्योंकि जो ये हमारा मान है दोनों में वो -8 ही होगा, अर्थात कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो यहाँ पर दोनों में घात -8 ही होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, तो यहाँ पर -8, यहाँ पर भी -8 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसमें कर दिया आपस में, तो इतना आ गया, 16 माइनस यक्स का इसमें गुणा हो गया और यक्स का इसमें गुणा हो गया, तो इतना आ गया। अब देखिए 10⁻⁻8 को इसमें बटा में ला दिए, यहाँ पर -8 पहले से ही है ऊपर से, तो ये आपस में 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर अब बचा 3x केवल बचा, और ये 10⁻16 नहीं होगा, ये कट गया। अब इसे आसानी से हल कर देंगे। देखिए यहाँ पर -5x को इस तरफ लाएंगे तो 80 बराबर हमारा 3x प्लस 5x हो गया। अब इसे आपस में जोड़ेंगे तो 80 बराबर हमारा 8x हो गया, 8x हो गया। अब x 8x हो गया, अब इन दोनों को आपस में भाग देंगे तो x बराबर हमारा 10 आ गया। तो x बराबर 10 मान आ गया, 10 सेंटीमीटर में आएगा हमारा, क्योंकि ऊपर दूरी हमारा 16 सेंटीमीटर दिया गया था, वह सेंटीमीटर में ही है। तो हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि जो हमारा ये बिंदु ए था और बी था, ए और बी, और यहाँ पर बिंदु ओ माने थे, तो हम कह सकते हैं कि ए से हमारा 10 सेमी की दूरी पर वैद्युत विभव का मान 0 होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बिंदु ए से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान 0 होगा, 0 होगा। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान 0 होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा चौथा प्रश्न यहाँ पर रहा कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु भरा है, वायु है, और उसकी धारिता 8 पिकोफैरेड, पीएफ का मतलब पिकोफैरेड, जहां 1 पिकोफैरेड बराबर 10 के पावर 1 गुणे 10 के पावर -12 फैरेड है। यदि पट्टिकाओं के बीच की, यहाँ पर पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच के स्थान 6 परावैद्युतांक का, उनके बीच के स्थान पर 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो उसकी धारिता क्या होगी। चलिए आइए फिर से इसे पढ़ते हैं और बढ़िया से इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु भरा है, कह रहा है कि एक संधारित्र है, उसके पट्टिकाओं के बीच वायु भरा है और उसकी धारिता 8 पिकोफैरेड है।
और यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच के स्थान 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो उसकी धारिता क्या होगी। अर्थात इस प्रश्न का कहना है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र है और उसके बीच वायु भरा है। अर्थात पहले का हमें संधारित्र दे दिया है कि उसका पहले जो संधारित्र है उसका धारिता 8 पिकोफैरेड है। अब उसकी दूरी को आधा कर दिया जाता है, पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाता है और उसके बीच 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाता है, तब तो उसकी धारिता क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले जो जो दिया गया है उसे मान लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा वायु भरा है, तो लिखेंगे दिया है क्या दिया है, वायु में हमें धारिता दे दिया गया है, वायु में धारिता। तो वायु में धारिता को हम सी जीरो से प्रदर्शित करते हैं, सी नाट से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बराबर 8 पिको फैरेड दिया गया है, इसे पिको फैरेड से फैरेड में बदल देंगे। तो सी जीरो बराबर हमारा 8 गुणे 10 के पावर माइनस 12, ये हमारा फैरेड में अब चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसके बीच की दूरी को अब आधा कर दिया जा रहा है, उसकी जो बीच की दूरी है उसको अब हम आधा कर दे रहे हैं और उसके बीच 6 परावैद्युतांक का पदार्थ भर देते हैं। तो देखिए ये हमारा सी नाट है, इसके बराबर इतना दिया गया, तो इसके बराबर फॉर्मूला क्या होता है, धारिता बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि सी नाट ये संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन नाट ए अपॉन डी होती है। तो इसके बराबर हमें यहाँ पर दे दिया गया है, क्या दिया गया है कि सी नाट बराबर एप्सिलॉन नाट ए अपॉन डी, और इसके बराबर हमारा 8 गुणे 10 के पावर माइनस 12, ये हमारा फैरेड दे दिया गया है। अब क्या कह रहा है, अब यहां से सुनिए, यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का स्थान 6 परावैद्युतांक का हो जाता है, अर्थात के का मान 6 हो जाएगा। क्या कह रहा है यहाँ, यदि प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दी जाए, की दूरी को आधी कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, डी बराबर हमारा d/2 हो जाएगा, डी बराबर d/2 हो जाएगा, और यहाँ पर दिया है कि उसका 6 परावैद्युतांक हो जाएगा, अर्थात के बराबर में 6 मिल गया। तो अब चलिए इसे हम हल करते हैं। जब हमारा परावैद्युतांक का मान दिया गया होता है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है संधारित्र की धारिता सी बराबर एक फॉर्मूला होता है कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और जब यहाँ पर परावैद्युतांक माध्यम दिया हो तो उसमें के का मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और इससे हमारा संधारित्र की धारिता प्राप्त हो जाएगी। तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे, अभी एप्सिलॉन नॉट का मान नहीं रखेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट को ज्यों का त्यों रहने देंगे। अब ए का भी मान नहीं रखेंगे, ये हमारा क्षेत्रफल है, पट्टिका का क्षेत्रफल, के का मान रखेंगे तो के का मान 6 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर डी होता है, तो डी बराबर हमारा d/2 दिया गया है, तो d/2 रखेंगे, तो 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, भाग में है तो इसके बटा में है तो ऊपर चला जाएगा, तो सी बराबर हमारा 2 हो जाएगा, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू 6 अपॉन डी आ गया। अब देखिए 2 में और 6 का गुणा कर देंगे तो सी बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी बराबर 12, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ये हमें बच गया। अब देखिए इसके स्थान पर हम मान रखेंगे, तो सी बराबर हमारा 12 गुणे इसके स्थान पर मान रखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के स्थान पर, तो यहाँ पर हमारा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के स्थान पर 10 गुणे माइनस 12 फैरेड दे दिया गया है, तो इसके स्थान पर रख देंगे तो 8 गुणे 10 के पावर माइनस 12 फैरेड इसका दिया गया। अब इसमें गुणा कर देंगे तो ये हमारा सी बराबर 96 गुणे 10 के पावर माइनस 12, ये हमारा फैरेड, यही हो जाएगा इस नए संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए और उसके बीच 6 परावैद्युतांक वाले माध्यम को रख दिया जाए तो उसकी धारिता इतना हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न को एक और प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में। तो 5वां प्रश्न हमारा रहा यहाँ पर कि संलग्न चित्र में बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात कीजिए, अर्थात बिंदु ए और यहाँ पर हमारा बिंदु बी दिया गया है, इसके बीच हमें तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फिगर को स्पष्ट रूप से बढ़िया से देखिए, यहाँ पर ए से चल रहा है तो यहाँ से हमारा 2 भागों में विभक्त हो जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है चित्र और एक नीचे, और ये भी हमारा यहाँ पर 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में यहाँ पर समांतर क्रम में आपस में जुड़े हैं, और इससे हमारा एक 5 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है, और जो कि यहाँ पर नीचे की ओर आ रहा है और 5 ओम के
5 ओम के प्रतिरोध से एक 2 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है और इससे एक 3 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है और यहाँ पर दो ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं और जो कि श्रेणी क्रम में 2 ओम के प्रतिरोध से आपस में जुड़े हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं और ए और बी के बीच कुल तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए हम ए से स्टार्ट करते हैं चलना। तो ए से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो 5 ओम है और 5 ओम से हमारा 2 भागों में यहाँ पर विभक्त हो जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है। तो देखिए ये 3 ओम के समांतर क्रम में है, तो इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा 1 बन जाएगा। अब ये और ये श्रेणी क्रम में है तो इसे भी जोड़ देंगे। अब देखिए ये बी पर हमारा इंड हो जा रहा है। अब नीचे वाला को जोड़ेंगे तो 2 और 2 ओम का जोड़ देंगे तो समांतर क्रम में है, तो अब ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। फिर ये इसका तुल्य प्रतिरोध और 3 और 2 को आपस में जोड़ देंगे तो ये हमारा एक तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। अब ये इसका तुल्य प्रतिरोध पूरा का, अब ये हमारा पूरा तुल्य प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में होंगे तो इसे भी जोड़ देंगे आपस में। तो ये हमारा समांतर क्रम में है तो इसे जोड़ देंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध आएगा जो वो 5 ओम और ये पूरा तुल्य प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में होंगे। इसका योग कर देंगे तो हमारा ए और बी के बीच कुल तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम इसे R1 मान लेंगे, इस पूरे को R1 और इस पूरे को हम क्या मानेंगे, इस पूरे को। चलिए आगे हल करते हैं फिर मान लेंगे इसे। तो सबसे पहले इसे हल करेंगे, इसे तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 ओम 3 ओम तथा 3 ओम, 3 को 3 ओम का है के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये तीनों प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है, इसे R1 बराबर माने हैं तो 1/R1 बराबर हमारा हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 होता है। तो 1/R1 बराबर हमारा, इन तीनों का एलसीएम लेंगे आपस में तो एलसीएम 3 हो जाएगा। अब ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया तो इसे हल करेंगे तो 1/R1 बराबर हमारा हो जाएगा 3/3। तो 1/R1 बराबर 1 हो जाएगा, 1 हो गया, 1/1 हो जाएगा। 1 लिखें या 1/1 एक ही बात है। तो R1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 बराबर हमारा इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध 1 आ गया, 1 ओम आ गया। देखिए R1 का मान 1 ओम आ गया, इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध। अब देख रहे हैं कि R1 और ये 5 ओम का प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इसे जोड़कर इनका भी तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। देखें अब देखें कि अब R1 तथा 5 ओम के प्रतिरोध आपस में ये वाला 5 ओम को नहीं ले रहे हैं हम, इसको ले रहे हैं आपस में। इसको लेंगे तो अब गलत हो जाएगा क्योंकि इन पूरा का ये तुल्य प्रतिरोध और ये आपस में श्रेणी क्रम में है तो इसका R1 और ये 5 ओम के प्रतिरोध आपस में ये हमारा श्रेणी क्रम में जुड़े हैं आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका तुल्य प्रतिरोध R2 मान लेते हैं, R2 बराबर हमारा R1 प्लस 5 ओम हो जाएगा, R1 प्लस 5 हो जाएगा। तो R1 का हमारा मान कितना नहीं मिला है 1, तो R2 बराबर 1 प्लस 5, तो R2 का मान हमारा 6 ओम आ गया, 6 ओम आ गया। तो अब देखिए हम इतना को हल कर लिए, अब हमारा फिगर कैसे बनेगा समझने का प्रयास कीजिए। चलिए यहाँ पर एक फिगर भी बना देता हूँ। तो ये हमारा ए है, इससे ये हमारा 5 ओम हो गया। अब हमारा फिगर इस प्रकार बनेगा, ये R2 जिसका मान आया है 6 ओम, यहाँ पर R2 जिसका मान आ गया है 6 ओम आ गया है। तो इन दोनों को जोड़ दिया श्रेणी क्रम में। तो अब इस प्रकार, अब यहाँ पर हमारा बिंदु बी है। अब इसे हल करना है, इस 2 वाले ओम को प्रतिरोध को और ये 3 वाले ओम के प्रतिरोध को और ये 2 वाले ओम के प्रतिरोध को, 2 ओम, ये 3 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम, इसे हल करना है इतना को। तो अब देखिए इसे हल करेंगे। अब 2 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को ये समांतर क्रम में है तो इसे जोड़ेंगे। तो देखिए अब 2 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इन्हें हम R3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यहाँ पर R3 लिख रहे हैं, यहाँ पर भी R3, इन्हें तुल्य प्रतिरोध इनका R3 आएगा। तो 1/R3 क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हैं तो 1/R3 होगा।
तो 1/2 प्लस 1/2 इनका योग करेंगे तो 1/R3 बराबर, इनको एलसीएम लोग के जोड़ेंगे तो 2/2 अर्थात इसका मान आ जाएगा R3 का मान 1 आ गया, 1 आ गया। अब देखिए इसे जोड़ लिए, अब हमारा ये पूरा इनका तुल्य प्रतिरोध और 3 ओम और 2 ओम, R3 3 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनको भी जोड़ लेंगे। देखिए अब यहाँ पर R3 गामा 3 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध यहाँ पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में क्या है, जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में आपस में जुड़े हैं। तो इसे हम R4 मान लेंगे, R4 बराबर हमारा R3 प्लस 3 ओम अब प्लस 2 ओम हो जाएगा। इसे जोड़ेंगे तो R4 बराबर हमारा इसका मान रखेंगे तो 1 + 3 + 2, 1 + 3 + 2, इसे हल कर देंगे तो R4 का मान हमारा 6 ओम आ गया। देखिए 6 ओम आ गया। अब ये हमारा फिगर किस प्रकार बनेगा, अब ये हमारा फिगर किस प्रकार बनेगा, तो यहाँ पर हमारा फिगर इस प्रकार बनेगा। यहाँ पर ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए से, अब ये हमारा 5 ओम का प्रतिरोध है, 5 ओम। अब यहाँ से हमारा ये बढ़ रहा है, तो ये ऊपर वाला हमारा जो आया है प्रतिरोध का मान, ये हमारा R2 आया है, तो R2 बराबर 6 ओम आया है। अब नीचे आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा बिंदु बी है। अब नीचे वाला इन सभी का योग किया है, तो इनका भी योग हमारा R4 आया है, तो R4 बराबर 6। अब देखिए हमारा अधिकतर हल हो चुका है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि R2 और R4 आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं, ऊपर नीचे हैं तो समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कि R2 तथा R4 यहाँ पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसका तुल्य प्रतिरोध हम R5 मान लेंगे। तो R5 बराबर हमारा हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R4, इनका मान रख देंगे तो R5, यहाँ पर 1/R5 होगा क्योंकि समांतर क्रम में बटा में होता है। तो 1/R5 बराबर 1/6 प्लस 1/6, इन दोनों का एलसीएम लेकर हल करेंगे तो R5 बराबर 2/6 आएगा, इसे काटेंगे तो 1/3, और यहाँ पर भी 1 रहेगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो R5 का मान हमारा 3 ओम आ गया। कितना आ गया, 3 ओम आ गया। अर्थात अब हमारा फिगर इस प्रकार बन जाएगा कि यहाँ पर ए है बिंदु, अब यहाँ पर 5 ओम का प्रतिरोध रहा, अब यहाँ पर इस प्रकार आपस में जुड़ जाएगा और यहाँ पर बिंदु बी हो जाएगा, और यहाँ पर R5 बराबर 3 ओम आपस में। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा 5 ओम और R5 मतलब 3 ओम ये आपस में श्रेणी क्रम में जुटे हैं, जुटे हैं। तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 5 + 3 8 ओम आ जाएगा। यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर यहीं पर हल कर देता हूं, इसे लिखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 5 ओम तथा R5 प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहीं पर हल कर रहा हूं मैं, तो ये हमारा कुल तुल्य प्रतिरोध R हो जाएगा। R बराबर यहाँ पर 5 + R5, तो R बराबर यहाँ पर 5 प्लस इसका मान रखेंगे तो 3, तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर 8 ओम। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, और इनके बीच तुल्य प्रतिरोध 8 ओम ही होगा। तो ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और इस वर्ष के बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो इसे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तैयार करता जाएगा, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।